पीएम मोदी के सामने विपक्ष का हर दांव पेच फेल होता जा रहा है। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। इस वक्त देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। कांग्रेस और विपक्ष के लोग दावे तो खूब करते हैं, लेकिन काम के नाम पर कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अब राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस और विपक्ष के लोग बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन देश जानता है कि बीजेपी अगर 2014 में सत्ता में नहीं आई होती तो राम मंदिर के मामला अब भी अदालत में ही लंबित होता। कांग्रेस ने राम मंदिर मामले को अदालत में लटकाने की खूब कोशिश की थी। उस वक्त कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण के खिलाफ दलील दे रहे थे। लेकिन अब कपिल सिब्बल और कांग्रेस के लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये सच है, और इस मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर भी इस मामले में आज वो लोग भी बोल रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि राम मंदिर को बदनाम किया जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कपिल सिब्बल ने इन संगठनों पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि राम के नाम पर वोट तो लेंगे, फिर राम को ही वो लूटेंगे। सिब्बल ने आगे लिखा है कि असली हिंदू ये क्या जाने, ये तो फर्जी हिंदू हैं। अपने इस पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर वीएचपी, साथ ही बीजेपी और बजरंग दल का नाम लेते हुए इन पर निशाना साधा। राम मंदिर के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रही है। कपिल सिब्बल और साथ ही विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन आप दर्शक को पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को ये साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ, अंत तक देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दर्शकों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्तराखंड के किच्छा में 90 वर्षीय मुस्लिम महिला की जमीन हड़पने की कोशिश का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस विवाद की तुलना गांधी वाड्रा परिवार के कथित भ्रष्टाचार से करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप भंडारी ने बताया है कि उधम सिंह नगर में किच्छा में खान फार्म स्टेट में मौजूद प्रॉपर्टी के असली कागजात स्वर्गीय कुलसुम खान के नाम पर थे। उनकी 90 साल की बहन नसरीन खान अभी उसी जमीन पर बने मकान में रहती हैं। प्रदीप भंडारी के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा की भाभी और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार की सदस्य सायरा वाड्रा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में लगी हुई हैं, जबकि प्रॉपर्टी के कागजात उनके नाम पर नहीं हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने गौहत्या पर पूर्ण पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवीके सरकार ने बकरीद से ठीक पहले 27 मई के मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें राज्य में गाय और बछड़े की हत्या को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लाइवला की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत है, जिसमें 10 साल से ऊपर की ऐसे पशुओं की हत्या की अनुमति है जो काम करने और बच्चा देने लायक नहीं है। इसका निर्धारण सक्षम अधिकारी की ओर से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर होता है। वहीं विजय सरकार के इस कदम से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की गठबंधन सरकार में शामिल है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को गौहत्या के मुद्दे पर घेर सकती है।
वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का असली चेहरा बाहर आ गया है। अब विपक्ष के लोग धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं। सीजेपी के प्रदर्शन में अब आंदोलन जीवियों की जमात देखने को मिल रही है। ये वही जमात है जो हर प्रदर्शन में अपना मोदी विरोधी हिंदू घृणा प्रोपेगेंडा फैलाती है और कुछ ही हिंसा भड़काने की हिस्ट्री भी है। इस आंदोलन में अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष और योगेंद्र यादव भी शामिल हो रहे हैं। योगेंद्र यादव का इस प्रदर्शन में शामिल होना तो बनता ही था, क्योंकि बीते कई सालों का उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दिल्ली में हिंदू विरोधी प्रदर्शन, किसान आंदोलन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समेत कई बड़े आंदोलनों में शामिल होकर अपनी राजनीति चमका चुके हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध प्रदर्शनों में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। ऐसे में साफ है कि सीजेपी के इस आंदोलन के पीछे वही मोदी विरोधी मानसिकता है। खुद अभिजीत दीपके भी आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक कविता शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिब्बल की पोस्ट में सरकार की नीतियों से लेकर अच्छे दिन के नारे तक तीखा कटाक्ष किया गया है। कपिल सिब्बल ने अपने पोस्ट में लिखा कि राम को लूटा, देश को लूटा, अच्छे दिन का नारा झूठा, ऐसे शासन को तोड़ देंगे, मिलकर देश को जोड़ देंगे, न दिलों का होगा बंटवारा, सबका देश है देश हमारा। कपिल सिब्बल ने कविता की शुरुआत इस सरकार को सत्ता से बाहर करे शब्दों से की, मगर कपिल सिब्बल को एक्स पर पोस्ट कर यूजर्स ने करारा जवाब दे दिया। सिब्बल के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है कि लो जी, अब राम को ना मानने वाले भी राम की चिंता कर रहे हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए। वहीं सिब्बल को जवाब देते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप कुछ मत बोलो सर, आपका जो योगदान है राम मंदिर के लिए सबको पता है। वहीं सिब्बल के पोस्ट पर अंकित नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपने तो कोर्ट में एफिडेविट दी थी, नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ श्री राम। तो देखा आपने कैसे राम मंदिर मामले पर बोलकर कपिल सिब्बल खुद फंस गए हैं। लोग उन्हें याद दिलाकर एक्सपोज कर रहे हैं कि वो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। आपको याद दिला दें कि राम मंदिर मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल, जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर मामले में अपील पर सुनवाई अगले लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई 2019 में की जाए, क्योंकि मौजूदा समय में माहौल सुनवाई के लिए माकूल नहीं है। हालांकि सिब्बल की दलील सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दी थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि जब भी कांग्रेस किसी मुद्दे पर एक अलग तरह का स्टैंड लेना चाहती है, तब कपिल सिब्बल को आगे करती है। और अब जब राम जन्मभूमि केस के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं, तब भी कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर आए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ने 3 जून को दावा किया था कि भारत की ओर भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, लेकिन 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 की कटौती कर दी, जबकि नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। वहीं आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने मैक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने एक लेख लिखकर पीएम मोदी की तारीफ की है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अक्सर पीएम मोदी और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते रहे हैं, जो पार्टी में ही उनके विरोधियों को कई बार रास नहीं आता। शशि थरूर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है और कहा कि इससे ये बात तय हो गई है कि 21वीं सदी में भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दरअसल शशि थरूर के कार्यालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने एक लेख को रीपोस्ट करते हुए जिक्र किया। इसमें थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर के ऑफिस ने लिखा कि क्या पिछले 12 सालों में भारत में बुनियादी बदलाव आया है। प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए अपने हालिया लेख में शशि थरूर ने मोदी सरकार के दौर में हुई तरक्की और उससे जुड़ी चिंताओं का आकलन करते हुए ये भी बताते हुए कि इसका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने लेख में लिखा कि पिछले 12 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक आधुनिकीकरण और सरकार क्षमता बढ़ाने के मामले में जबरदस्त तरक्की हुई है। साथ ही संस्थागत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को शामिल करने के मामले में निराशाजनक गिरावट भी देखी गई है। वो रिकॉर्ड
इस बात की अहम जानकारी देता है कि भारत 21वीं सदी में कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा शशि थरूर ने जो लिखा उससे पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेताओं को काफी तकलीफ हुई होगी, जो अक्सर मोदी सरकार पर देश को बेचे जाने का आरोप लगाते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते रहे थे और दावा कर रहे थे कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। लेकिन शशि थरूर ही बता रहे हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दरअसल शशि थरूर ने अपने लेख में यह भी लिखा कि 10 जून को पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने आजादी के दौर के नायक जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पहले आम चुनावों के बाद 4398 दिनों तक पद संभाला था। वहीं थरूर ने आगे ये भी लिखा कि हालांकि नेहरू ने उन पहले चुनावों से पहले भी 5 साल तक भारत का नेतृत्व किया था और इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर उनसे ज्यादा समय तक सेवा की थी, लेकिन लगातार नहीं। फिर भी आजादी के बाद भारत के 3 सबसे प्रभावशाली नेताओं में मोदी निस्संदेह उनके साथ खड़े हैं। मोदी की विरासत भी उन्हीं की तरह भारत की राह तय करेगी। दर्शकों, जब 10 जून को पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पूर्व पीएम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे नेता इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि भले ही पीएम मोदी खुद से तय करें कि संदिग्ध तरीके से गढ़े गए किसी पड़ाव को पार कर लिया हो, लेकिन वो भारत के गले में बोझ की तरह है और लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। पीएम मोदी द्वारा नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जमकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब शशि थरूर ये बताकर पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम शशि थरूर ने किया है। दर्शकों, कांग्रेस की अंतर्कलह इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी की पंजाब यूनिट में नए कार्यकारी अध्यक्षों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर टिप्पणी की है। मनीष तिवारी ने कहा कि काश उनके पास व्यक्तियों और संस्थाओं की सुरक्षा का कोई एंटीडोट होता। बता दें कि मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस के हालिया संगठनात्मक पुनर्गठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसी को लेकर एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। जाने माने वकील, 3 बार सांसद, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर शेयर की जिसमें कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने नए कार्यकारी अध्यक्षों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति की, लेकिन मनीष तिवारी को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी खबर पर मनीष तिवारी ने रिएक्ट कर अपनी बात रखी है। मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की सुरक्षाओं के लिए कोई एंटीडोट होता। इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपने पूरे वयस्क जीवन को दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। मनीष तिवारी ने आगे ये भी कहा कि जो होना है वो होकर रहेगा। उन्होंने ये बात ऐसे समय पर कही है जब कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। एमपी कांग्रेस में पूरी सियासी खींचतान के केंद्र में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को देखा जा रहा है। हालत ये हो गई है कि अब पार्टी के अंदर से ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ आवाजें बुलंद की जाने लगी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनके बयान में कहा गया है कि उज्जैन स्थित वीर भारत न्यास को 500 करोड़ की जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी गई। वहीं एमपी कांग्रेस के आरोपों को कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर जोर शोर से उठाया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लैंड शार्क है। लेकिन सीएम मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों के ठीक बाद उज्जैन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह की तरफ से जीतू पटवारी और कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। कुछ अहम दस्तावेज दिखाते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया कि बिना आधार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। यहाँ तक कि बिना पुख्ता जानकारी के आरोप लगाने वालों को उनकी तरफ से दलाल तक कह दिया गया था। वहीं इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह पर अपनी ही पार्टी की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश के आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल किया गया है। हालांकि मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को मीडिया के सामने एक साथ देखा गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। उनके बयान से स्पष्ट है कि जीतू पटवारी उनके बेटे जैसे हैं और पूरी पार्टी एकजुट है। साथ ही दलाल वाले बयान पर भी उनकी तरफ से सफाई पेश की गई। वहीं इन सबके बावजूद कुछ नेताओं की ओर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई जा रही है। कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी की तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं कांग्रेस में उपजे इस नए अंतरकलह के बीच कांग्रेस नेता अरुण यादव ने राहुल गांधी के इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाते।
अब तक राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए उसके पक्ष में वो सबूत नहीं दे पाए हैं। वहीं अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर आरोप लगाने के मामले में एक्सपोज होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में खेद व्यक्त किया है। इसको लेकर बीजेपी अब भी राहुल गांधी पर हमलावर है और अब एक बार फिर दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिला है, जहां बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पोस्टर मंडी हाउस में लगाए हैं। ये कार्यवाही राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे द्वारा दायर मानहानि मामले में खेद व्यक्त करने के बाद हुई है। राहुल गांधी के माफी वाले इस पोस्टर को शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि माफीवीर राहुल गांधी को अपना नाम सॉरी रख लेना चाहिए। राहुल के इस पोस्टर को एक्स पर शेयर कर तजिंदर बग्गा ने लिखा कि माफीवीर राहुल गांधी। दशकों पहले राहुल गांधी कहते थे, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब कार्यवाही से बचने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी है, जिसको लेकर बीजेपी उन्हें माफी वीर कह रही है। दशकों इससे पहले चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले आरोप पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में फंस गए थे। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तब राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया और कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। इसके अलावा राफेल डील पर चौकीदार चोर है वाले बयान पर भी राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। वहीं अमेरिकी दौरे में सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अब अदालत ने मामले में आदेश के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र की ओर से वकील अलख नारायण राय ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आदेश देने की मांग की है। वहीं मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राहुल गांधी की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें